मैं रजत मिश्रा, चैनल लर्न हिंदी द इजी वे में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे अयोगवाह। सबसे पहले इस शब्द रचना को ही हम देख लें। अयोग, योग न होना। और वहाँ से अर्थ है वहन करने वाला। अयोगवाह से हमारा तात्पर्य है कि वो ध्वनियाँ जो कि ना स्वर में गिनी जाती हैं और ना ही वो व्यंजन वर्णों के अंतर्गत आते हैं। वर्णमाला जब हम लोगों ने पढ़ी थी तब भी देखा था कि अंग और आह इनको हमने ना स्वरों के अंतर्गत पढ़ा था और ना ही व्यंजन वर्णों के अंतर्गत, यानी ये स्वर के बाद आते हैं और व्यंजन से पहले आते हैं। तो इनकी गणना ना स्वर में है ना व्यंजन में है। तो वो ध्वनियाँ हैं ये जो कि ना तो स्वर में आती हैं और ना ही व्यंजन में इनकी गणना होती है, इसलिए हम इनको कहते हैं अयोगवाह। ये कहलाते हैं अयोगवाह, जिनकी गणना ना स्वरों में होती है और ना ही व्यंजनों के अंतर्गत होती है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे अनुस्वार। अनुस्वार क्या है? पहला इसका बिंदु है कि ये एक नासिक की ध्वनि है। यानी बोलते समय हम नाक का सहारा लेते हैं। दूसरा है इसको शिरोरेखा के ऊपर हम बिंदु से प्रकट करते हैं। तीसरी बात क्या है? स्वर के बाद आते हैं। और स्वतंत्र नहीं है बल्कि स्वरों का सहारा लेते हैं। बहुत से ऐसे शब्द हैं जिसको हम बिंदु के रूप से इस नासिक की ध्वनि को प्रकट करते हैं, जैसे वंदन, चंदन, कंघा, कंगन, संगीत, तंग। बहुत सारे शब्द हैं जिनमें हम अनुस्वार को बिंदु के रूप में प्रकट करते हैं। कहाँ पर हम इसका प्रयोग नहीं करते वो भी हम देख लें और किस रूप में ये प्रयोग होते हैं। अनुस्वार एक तरीके से अपने जो पंचमाक्षर हैं हर वर्ग का, जो कि हमने वर्णमाला में देखे थे,
या, णा, ना और मा। इन्हीं के एक तरीके से क्या है, परिणति है। यही एक तरीके से किस में बदल जाते हैं, अनुस्वार में बदल जाते हैं। जैसे कुछ शब्द आप देखिए, गंगा, ये अनुस्वार का प्रयोग हमने किया है। इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, क्योंकि है क्या कि ये पंचमाक्षर, इसके बाद इसी के वर्ग का ही वर्ण आ रहा है, इसलिए ये पंचमाक्षर में बदल गया है। ऐसे और भी शब्द हैं, जैसे संचय है, ठीक है, चाचा जाजा यम, इसलिए ये हम इसी तरीके से इसको अनुस्वार में बदल देते हैं। घंटा, ठीक है, दोनों तरीके से लिखते हैं, क्योंकि वर्तनी में स्वीकार्य है। संपूर्ण, अपनी भाषा जैसे हिंदी को आप लिखते हैं तो ये भी क्या है, ताथा दादा ना, तो दा के कारण ये भी पंचमाक्षर जो है इस रूप में, ना के रूप में बदल जाता है, और इसको हम बिंदु लगा के भी लिखते हैं। लेकिन जैसे शब्द है वांग्मय, अब चूंकि ये ये जो पंचाक्षर है यहाँ पर, इसके बाद ये जो वर्ण आ रहा है ये इसके ही वर्ग का वर्ण नहीं, इसलिए ऐसी स्थिति में हम पंचमाक्षर को उसी स्थिति में लिखते हैं, यानी वांग्मय। इसके साथ ही साथ जहाँ पर द्वित्व प्रयोग होता है, जैसे शब्द आप देखिए सम्मेलन, अब कहीं पर भी आपने इसको ऐसे लिखा नहीं देखा होगा, ठीक है, जहां पर ये या प्रसन्न शब्द है, और देखिए एक शब्द प्रसन्न, जो पंचमाक्षर है इनका पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसी जगह पर भी आप ऐसा लिखा हुआ नहीं देखें। तब ये क्या होता है, इसको हम इस तरीके से, जैसे आपने देखा माँ का ही दोनों बार हमने प्रयोग किया है, इस तरीके से तब हम इसको लिखते हैं। विसर्ग, अनुस्वार में हमने देखा था कि हम नासिका का प्रयोग करके उच्चारण कर रहे थे, विसर्ग में क्या है, कंठ का प्रयोग है। इसको हम दो बिंदुओं से प्रकट करते हैं, ये इसका चिन्ह है। ये भी स्वरों का सहारा लेते हैं। इनकी जो ध्वनि है वो हल्के हा की ध्वनि होती है, हालांकि ये हा ध्वनि नहीं है, लेकिन जब हम इनका उच्चारण करते हैं तब एक हल्की हा की ध्वनि आती है, जैसे प्रातः, सर्वतः,
संभवतः, रामः। तो ये क्या है? विसर्ग है, जो कि कंठ का जिनके उच्चारण में हम प्रयोग करते हैं। इनको हम दो बिंदुओं से प्रकट करते हैं। जब इनका उच्चारण करते हैं तो हल्की हा की ध्वनि आती है। हालांकि ये हा ध्वनि नहीं है, लेकिन कंठ से निकलने के कारण, क्योंकि विसर्ग का अर्थ ही क्या है? विसर्जन या भेजने के अर्थ में, तो यानी कंठ से क्या है? ध्वनि बाहर आती है और हल्की हा की ध्वनि सुनाई पड़ती है। इसी के अंतर्गत हम देख लेंगे अनुनासिक। अनुनासिक में मुख और नासिका दोनों का प्रयोग होता है। यानी जो उच्चारित ध्वनियां हैं वो ध्वनियां मुख और नासिका दोनों से निकलती हैं। दूसरा बिंदु क्या है? इसको हम चंद्र बिंदु से प्रकट करते हैं। मुख और नासिका दोनों से इसका उच्चारण होता है, उच्चरित होती है, यानी दोनों का प्रयोग करते हैं, चंद्र बिंदु से प्रकट करते हैं। तीसरी बात क्या है? मुख का प्रयोग ज़्यादा, और नासिका का कम। का प्रयोग हम कम करते हैं। जैसे शब्द है गांव, चांद, सांप। स्वरों में लगते हैं तो देखिए आंख, ऊंट, आंचल। प्रयोग कब नहीं करेंगे? जबकि शिरोरेखा के ऊपर आएगा। जैसे कौंधा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसको केवल एक बिंदु के रूप में प्रकट करेंगे। तो आज हमने अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक के विषय में हम लोगों ने पढ़ा। आपको अगर इसमें कहीं पर भी कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आता तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। जो शब्द हमने यहाँ पर प्रयोग किए हैं, इसके अतिरिक्त अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक से जुड़े हुए शब्द आप हमें वहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।